आज के लेक्चर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, कल भी बताया था आज भी बता रहे हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी ही एक ऐसी यूनिट है जिसके इंट्रोडक्शन से सवाल आ सकते हैं। इसका भी इंट्रोडक्शन अच्छा है। इंट्रोडक्शन में काफी कुछ दिया है, इतना दिया है कि इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग लगभग। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स एक्यूमुलेट करेंगे कौन कौन से, तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर और आयंस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट और सल्फेट ETC लिखा है। ये सब के सब क्या हैं? वेस्ट हैं। कहां से? तो या तो कहां से आएंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी से आएंगे, या तो फिर अदर मीन्स जैसे एक्सेस इंजेक्शन से आएंगे। दीज सब्सटेंस को या तो रिमूव करोगे क्या टोटली, या तो रिमूव करोगे क्या पार्शियली। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एलिमिनेशन ऑफ सब्सटेंस। ये पॉइंट टिक कर लीजिए। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ही क्या है? तो कहोगे मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल। इन तीनों में से जो अमोनिया है वो क्या है? मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसी नाते इसको रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमेंट। टॉक्सिसिटी ज्यादा है तो वाटर का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। जबकि यूरिक एसिड क्या है? तो कहोगे लीस्ट टॉक्सिक है, तो रिमूव हो जाएगा क्या? मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। अमोनिया के एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोटेलिज्म। और एग्जाम्पल याद रखना है, मेनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबिया और क्या एक्वेटिक इंसेक्ट। ये सब के सब किस में आएंगे? अमोनोटेलिक में आएंगे। अमोनिया के बारे में एक और खास बात लिखी है कि ये रेडली सॉल्युबल होता है, बहुत जल्दी घुल जाती है। इसी नाते इसको जनरली एक्सक्रीट करते हैं किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन। या तो कहां करेंगे? बॉडी सरफेस, या तो कहां करेंगे? गिल सरफेस। हाँ, गिल सरफेस पर डिफ्यूजन किस में होगा? फिश में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि अमोनिया एक्सक्रीटेड आउट एज। अमोनिया किस फॉर्म में एक्सक्रीट की जाती है? तो आंसर देंगे क्या? अमोनियम आयन। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल। किडनी का कोई रोल नहीं है किसमें? इट्स रिमूवल, मतलब अमोनिया के। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट है जिसके रिमूवल में किडनी का ज्यादा रोल नहीं है, तो आंसर क्या देंगे? अमोनिया। लेकिन अगर हम टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन की बात करें तो जैसे ही टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन एनिमल करना चाहेंगे तो उनको बनाना पड़ेगा क्या? लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे क्या बनाना पड़ेगा? यूरिया, या क्या बनाना पड़ेगा? यूरिक एसिड। और क्यों करना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। टिक कर ले। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया और मैरीन फिशेज, ये सब मेनली क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। इसी नाते इनको कहोगे क्या? यूरियोटेलिक। इन सब एनिमल में जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा? मेटाबॉलिज्म के द्वारा। वही कन्वर्ट होके किसमें हो जाती है? यूरिया। लेकिन कहां? लिवर में, और उसके बाद रिलीज होकर के कहां पहुंचेगी? ब्लड में, और अंततः फिल्टर होगी या एक्सक्रीट आउट होगी किसके द्वारा? किडनी। ये लाइन आई है। यूरियोटेलिक एनिमल में क्या क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म से बनेगी अमोनिया, वो फिर जाएगी कहां? लिवर में, फिर जाएगी ब्लड में, फिर उसको एक्सक्रीट और फिल्टर और कौन करेगा? किडनी करेगी। कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हो सकता है कि क्या हो जाए? रिटेन हो जाए। कहां रिटेन हो जाएगी? तो कहोगे किडनी मैट्रिक्स में। इन सम ऑफ दीज एनिमल। अब ये जो सम ऑफ दीज एनिमल है उसमें हम ही लोग हैं, हम ही लोगों के किडनी मैट्रिक्स में स्टोर होती है। क्यों होती है? तो यहाँ अभी आप रटेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म, वहां समझ में आएगा। वहां देखेंगे यूरिया स्टोर होती है। तो किडनी मैट्रिक्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन कर लेते हैं। क्यों? तो मेंटेन क्या? डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। रेप्टाइल की बात करें, बर्ड की बात करें, लैंड स्नेल की बात करें और इंसेक्ट की बात करें, ये क्या एक्सक्रीट करेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट। वो भी किस फॉर्म में? यूरिक एसिड के फॉर्म में। और यूरिक एसिड किस फॉर्म में जाएगा? पिलेट। या किस फॉर्म में जाएगा? पेस्ट। विद क्या? मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ये ऐसा क्वेश्चन आया है।
मिनिमम लॉस ऑफ वाटर किसमें होता है, तो आंसर क्या देंगे, यूरिक एसिड में होता है। और ऐसे एनिमल को हम कहेंगे क्या, यूरिकोटेलिक। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके इंट्रोडक्शन से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ हेडिंग नहीं पड़ी है, लेकिन वास्तव में इस पैराग्राफ में स्क्रीटरी आर्गन दिए हुए हैं। कह रहा है एनिमल किंगडम का सर्वे कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वैरायटी ऑफ स्क्रीटरी स्ट्रक्चर हैं। पहली पॉइंट टिक कर लेंगे, मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट में ये जो स्क्रीटरी स्ट्रक्चर हैं वो कैसे होंगे, सिंपल ट्यूब्यूलर होंगे। जबकि अगर हम वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो ये कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर होंगे, जैसे कि किडनी के अंदर पाए जाने वाले नेफ्रॉन। एग्जाम्पल याद करें तो पहला एग्जाम्पल है प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल स्क्रीटरी स्ट्रक्चर है किसका, तो आंसर देंगे प्लेटीहेल्मिन्थ या क्या कहोगे, फ्लैटवर्म, जैसे कि प्लानेरिया। इसके अलावा किसमें पाया जाएगा, रोटी फर्स में पाया जाएगा और कुछ एनलिड्स में पाया जाएगा, और सिफाइलोकार्डेट का एक मेंबर जिसका नाम एम्फियोक्सस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया किस में पाया जाता है, तो किसमें है, प्लेटीहेल्मिन्थ में पाया जाता है, रोटीहर में पाया जाता है, कुछ एनलिड में पाया जाता है, और किसमें, तो आंसर देंगे सिफाइलोकार्डेट। ये पॉइंट भी टिक कर लीजिए। प्रोटोनेफ्रीडिया का मुख्य कंसर्न क्या है, प्राइमरली कंसर्न करता है किससे, आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, और आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन का दूसरा नाम ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रीडिया क्या है, तो कहोगे ट्यूब्यूलर स्क्रीटरी स्ट्रक्चर है, किसका है, अर्थवर्म का या बाकी एनलिड्स का। नेफ्रीडिया का काम देखिए, ये रिमूव करेगा क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन ये मेंटेन भी करेगा क्या, फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। और फ्लूइड और आयनिक बैलेंस के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, ऑस्मो रेगुलेशन। इसी तरीके से मालपीजियन ट्यूब्यूल स्क्रीटरी स्ट्रक्चर है किसका, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग क्या, कॉकरोच। और मालपीजियन ट्यूब्यूल का काम देखो, ये भी रिमूव करेगा क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन ये किसमें मदद करेगा, इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया और मालपीजियन ट्यूब्यूल का कंपेयर अगर कर लें तो प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरली कंसर्न विद फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस का मतलब ऑस्मो रेगुलेशन, लेकिन नेफ्रीडिया और मालपीजियन ट्यूब्यूल की अगर बात करें तो वैसे उनका दो काम है। एक काम क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना, और एक काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ये स्पेशल केस है, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म करते हैं क्या, स्क्रीटरी फंक्शन, किसमें, क्रस्टेशिया, जैसे कि क्या, प्राण। ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम, अगर हम ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम की बात करें तो स्क्रीटरी सिस्टम में एक वन पेयर क्या पाई जाएगी, किडनी, एक ही पेयर क्या पाया जाएगा, यूरेटर, सिंगल क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर, और सिंगल क्या होगी, यूरेथ्रा। उसके बाद जो यहाँ स्ट्रक्चर बने वो अलग से हैं, जैसे यहाँ डार्सल एओर्टा भी बना हुआ है, यहाँ इंफीरियर वेना केवा भी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ किडनी के बाहर आइडिनल ग्लैंड पाई जाती है, ये भी बना हुआ है। किडनी की ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी, और वापसी किससे होगी, रीनल। किडनी के अंदर भी दिखा रहे हैं, किडनी का कार्टेक्स भी दिखा रहे हैं, किडनी का मेडुला भी दिखा रहे हैं, और पेल्विस भी। तो हो सकता है ये ऐसा डायग्राम एग्जाम में आ जाए, वैसे पिछले करीबन 5-7 साल से डायग्राम का कोई सवाल नहीं आया है। ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम में क्या है, तो एक जोड़ी किडनी है, एक जोड़ी यूरेटर है, सिंगल ब्लैडर है और सिंगल यूरेथ्रा है। किडनी क्या होती है, रेडिश ब्राउन होती है, कौन सा शेप होता है, बीन शेप होता है, कहाँ सिचुएटेड होती है, ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ सिचुएटेड है, तो कहोगे लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर वर्टिब्रा, क्लोज टू डार्सल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी में डार्सल वॉल के करीब। और कौन सा रीजन है, लास्ट थोरेसिक से एंड क्या, थर्ड लंबर, लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर की जो रेंज है उसमें पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसका सिचुएशन ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, शेप साइज रटने को है, 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होगी लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर क्या होगी वेट, 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होगी थिकनेस। वेट की बात करेंगे तो 120 से 170 ग्राम। यहां से काम की बात शुरू होती है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस, किडनी का ये मान लेते हैं
इनर कॉनकेव सरफेस है, तो इनर कॉनकेव सरफेस की तरफ कह रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस। किडनी में क्या पाई जाती है, एक नॉच होती है और नॉच का नाम हाइलम होता है, और यही वो जगह है जहां से यूरेटर कामा ब्लड वेसल कामा नर्व ये सब क्या करते हैं, इंटर इन किडनी। इनर टू द हाइलम, हाइलम के पीछे क्या पाया जाता है, ब्रॉड फनेल शेप स्पेस, इसके पीछे ये फनेल शेप स्पेस पाया जाता है। ये जो फनेल शेप स्पेस होता है, उस फनेल शेप स्पेस जिसमें उस फनेल शेप स्पेस का नाम क्या है, रीनल पेल्विस है, या सामान्यतः भी इसको क्या कह सकते हो, पेल्विस कह सकते हो, और जिसमें ढेर सारे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको क्या कहते हैं, कैलिसेस कहते हैं। बाहर की जो लेयर है, आउटर लेयर ऑफ किडनी कैसी होती है, टफ कैप्सूल होती है। ध्यान से देखें, अगर हम अंदर से देखेंगे तो किडनी में क्या मिलेंगे, दो जोन मिलेंगे, बाहर की तरफ कार्टेक्स और अंदर की तरफ मेडुला। ये टिक कर लीजिए, किडनी का जो मेडुला है वो डिवाइड है किसमें, कुछ कोनिकल मास जिनको कहते क्या हैं, मेडुलरी पिरामिड, जो कहां प्रोजेक्ट होते हैं, कैलिक्सेस में या कैलिक्स में। कार्टेक्स का वो हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ये, कार्टेक्स का वो हिस्सा जो एक्सटेंड करता है बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, कार्टेक्स दैट एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, उसको कहते क्या हैं, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी। तो स्ट्रक्चर में देखो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, स्ट्रक्चर में सिर्फ एक क्वेश्चन आप याद रखोगे, इसका शेप साइज कलर। तो कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन है, शेप कैसा है, बीन शेप है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन कहाँ है, लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर और क्लोज टू द डार्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी वेट है और साइज है वो आप रट लीजिएगा, पूछा कभी नहीं गया है। दो तीन और खास बात है, इनर सेंटर के इनर सरफेस पर क्या, इनर सेंटर सरफेस पर पाया जाता है क्या, एक नॉच पाया जाता है, उसका नाम हाइलम, और वहां से इंटर गया क्या क्या, अरे वहां से इंटर किया, आर्टरी है, वेन है, सब चीज, यूरेटर है, ये तो अंदर गया है। उसके अंदर एक फनल शेप स्पेस है, उसका नाम पेल्विस, और इसमें प्रोजेक्शन का नाम कैलिक्स। फिर बाहर से देखेंगे तो कैप्सूल मिलेगा, अंदर से देखेंगे तो कार्टेक्स और मेडुला। मेडुला डिवाइड है मेडुलरी पिरामिड में, और ध्यान से देखेंगे तो कार्टेक्स और मेडुला का डिफरेंशिएशन है, मेडुलरी पिरामिड है। कार्टेक्स का वो हिस्सा जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में पाया जाता है, उसका नाम कॉलम ऑफ बर्टनी। इस डायग्राम को देखें तो इसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, मेडुलरी पिरामिड है, ये कार्टेक्स है, ये मेडुला है। तो कार्टेक्स का हिस्सा जो मेडुला में जाता है उसको क्या कहते हैं, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी। बाहर वाला कार्टेक्स, ये बाहर वाला कैप्सूल। ये देखो ये क्या है, ये एरिया, ये पेल्विस है, और पेल्विस में प्रोजेक्शन का नाम क्या है, कैलिक्स है। प्रत्येक किडनी में लगभग कितने, 1 मिलियन क्या पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नाम क्या है, नेफ्रॉन, जो कि क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। प्रत्येक नेफ्रॉन में कितने हिस्से होते हैं, 2, एक का नाम ग्लोमेरुलस और एक का नाम रीनल ट्यूब्यूल। जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है, तो कहोगे टफ्ट ऑफ कैपिलरी है। क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। कौन बनाएगा, तो याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, ग्लोमेरुलस किसने बनाया है, ग्लोमेरुलस की जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है वो किसने बनाया है, एफरेंट आर्टीरियोल ने, जो कि किसकी ब्रांच है, तो आंसर क्या देंगे, रीनल आर्टरी। ब्लड कहां से चलेगा, ग्लोमेरुलस से, कैरीड अवे बाई, तो आंसर क्या देंगे, इफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट लेके आएगा और इफरेंट लेके जाएगा। रीनल ट्यूब्यूल की अगर बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल में क्या होता है, तो डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते क्या है, बोमेन कैप्सूल। डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो ये डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम बोमेन कैप्सूल है। फिर ये टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब है जिसका नाम पीसीटी है। फिर ये यू शेप ट्यूब है जिसका नाम हेनले लूप है। फिर टेढ़ी मेढ़ी है उसका नाम डीसीटी है, और आखिरी में हमको क्या मिलेगी, कलेक्टिंग डक्ट। तो पार्ट में कोई दिक्कत है नहीं, पहले मिलेगा बोमेन कैप्सूल, फिर मिलेगा क्या,
पीसीटी, फिर मिलेगा हेनले लूप, फिर क्या मिलेगा, डीसीटी। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद किससे, तो आंसर क्या दोगे, बोमेन कैप्सूल, और जो कि क्या है, तो कहोगे डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस रखा हुआ है। ग्लोमेरुलस ले लो, साथ में क्या ले लो, बोमेन कैप्सूल ले लो, तो मिल के इसको क्या कहते हैं, मैल्पिजियन बॉडी, या इसको क्या कहते हैं, रीनल कार्पसेल्स। जो ट्यूब्यूल है वो हमेशा कंटिन्यू फर्दर क्या बनाएगा, तो हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क, और हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क का नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी। टिक कर लेंगे। हेयर पिन शेप है, हेयर पिन शेप है, जिसका नाम हेनले लूप है, जो कि नेक्स्ट पार्ट है। इसमें पहले क्या होगी, डिसेंडिंग लिम्ब, और फिर बाद में क्या होगी, एसेंडिंग लिम्ब। जो एसेंडिंग लिम्ब है वो आगे बढ़ के एक और हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन में जुड़ेगी, उसका नाम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी। जो डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन है वो कहाँ खुलेंगे, ये देखो पहली बार ये लिखा है बेटा शब्द स्ट्रेट ट्यूब, क्योंकि स्ट्रेट ट्यूब नहीं जल्दी लिखा है, स्ट्रेट ट्यूब है, जिसका नाम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, और ढेर सारी कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगी, कन्वर्ज होंगी और खुल जाएंगे किसमें, रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में थ्रू द मेडुलरी पिरामिड इन द कहां, कैलिक्स। हिंदी में याद रखेंगे, ढेर सारी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होकर के कहां खुलेंगे, पेल्विस में थ्रू द मेडुलरी पिरामिड। मैल्पिजियन कार्पसेल्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। स्ट्रक्चर से सवाल कम आ रहा है, इस पॉइंट से खूब सवाल आ रहा है, मतलब यहाँ जो ये लिखा है इससे एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। मैल्पिजियन कार्पसेल्स पीसीटी और डीसीटी, ये नेफ्रॉन के वो हिस्से हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, कार्टिकल रीजन में, जबकि बचा क्या, हेनले लूप, ये कहाँ पाया जाता है, मेडुला में। इसमें जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट सीधी ट्यूब है जो कार्टेक्स से मेडुला एक्सटेंड होती है। तो स्पेशली कार्टेक्स में कौन कौन है, पीसीटी, डीसीटी और मैल्पिजियन कार्पसेल्स। स्पेशली मेडुला में कौन है, हेनले लूप। कार्टेक्स से मेडुला कौन है, कलेक्टिंग डक्ट। अभी आगे लिखा मिलेगा। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, यहां जहां मेजॉरिटी लिखा है यहाँ 80% लिख दीजिए। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, और जब बहुत छोटा होगा तो ये एक्सटेंड करेगा जरा सा, वेरी लिटिल इनटू क्या, मेडुला। ऐसे नेफ्रॉन का नाम कार्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन जो कुछ नेफ्रॉन है, ये जो कुछ नेफ्रॉन है ये 20% है, जो कुछ नेफ्रॉन है वो 20% है। ये क्या होते हैं, 20% नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले क्या होता है, वो बहुत लंबा होता है। अब जब बहुत लंबा होगा तो रन्स डीप इनटू क्या, मेडुला, और ऐसे नेफ्रॉन को कहते क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इफरेंट आर्टीरियोल निकलती है कहां से, ग्लोमेरुलस से। आपको पहले से ही पता है, एफरेंट आएगी और इफरेंट जाएगी। तो जो इफरेंट निकलेगी, इफरेंट आर्टीरियोल, याद रखिएगा ये इफरेंट लिखा है, एफरेंट से ना निकाल दीजिएगा। इफरेंट आर्टीरियोल जो कहां से निकलेगी, ग्लोमेरुलस से, वो भी क्या बना लेगी, तो कहोगे फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। उसी कैपिलरी नेटवर्क का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज लिखा माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, मतलब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की ही कुछ पार्ट है, क्या करता है, ये रन करता है पैरेलल टू द क्या, हेनले लूप। अब ये हेनले लूप के पैरेलल रन करता है तो क्या बना लेता है, तो कहोगे यू शेप वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है, वासा रेक्टा क्या है, तो कहोगे ये यू शेप पैरेलल नेटवर्क है, ये नेटवर्क है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का ही है, बस यू शेप है, पैरेलल टू हेनले लूप है। हिंदी में याद रखो, वासा रेक्टा इंपॉर्टेंट है। वासा रेक्टा इज ए यू शेप कैपिलरी नेटवर्क पैरेलल टू द हेनले लूप। एक क्वेश्चन, वासा रेक्टा, ये नीट लिख लो, आया हुआ सवाल है एज सच। वासा रेक्टा एब्सेंट होता है या
हाईली रिड्यूस होता है किसमें? तो आंसर क्या दोगे? कार्टिकल नेफ्रॉन। एनसीईआरटी ने क्या किया है? सीधे यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है। होना क्या चाहिए? वास्तव में अमोनिया भी बनती है, फिर यूरिया बनती है, फिर यूरिन बनती है ना, अगर पूरी मेटाबॉलिज्म की बात करें या पूरी प्रोसेस की बात करें। लेकिन एनसीईआरटी ने अमोनिया फॉर्मेशन नहीं दिया है, यूरिया फॉर्मेशन नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, जो दिया वो याद रखेंगे। तो सीधे क्या शुरू किया है? यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस होती हैं। एक का नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरे का नाम रीएब्जॉर्प्शन और तीसरे का नाम सिक्रीशन। ये टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो पहला पार्ट कौन सा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो टिक कर लीजिए, एज सच पूछा गया है। फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज, तो पहला स्टेप कौन सा है? तो आंसर देंगे क्या? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो कि कौन करेगा? तो कहोगे ये काम कौन करेगा? ग्लोमेरुलस करेगा। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज, औसत की बात करते हैं तो लगभग 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड होता है किडनी के द्वारा। क्या लिखा है? पर मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। किडनी 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर करती है? आंसर देंगे 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड, जिसमें जो विच कॉन्स्टिट्यूट क्या लगभग ये कितना होता है? 1/5 का मतलब 20% हुआ ऑफ द ब्लड पंप बाय क्या? ईच वेंट्रिकल। इसका मतलब जो कार्डियक आउटपुट है उसका 20% ब्लड पर मिनट फिल्टर होने कहा जाता है? किडनी। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोमेरुलस पर ध्यान सुनिएगा, ग्लोमेरुलस पर जो कैपिलरी है उसका जो ब्लड प्रेशर है, ग्लोमेरुलस पर जो कैपिलरी है उनका जो ब्लड प्रेशर है उसको ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो लिखा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है? ग्लोमेरुलस की कैपिलरी में जो ब्लड प्रेशर है उसी का नाम ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है। यही क्या करवाएगा? देखो एनसीईआरटी में लिखा सब साफ साफ है, क्या करवाएगा? तो यही करवाएगा क्या? फिल्ट्रेशन। पलट देते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन करवाएगा? तो कहोगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। अब जब ये फिल्ट्रेशन कराएगा तो किसके थ्रू कराएगा? तो कहोगे 3 लेयर। अब वो 3 लेयर कौन सी है? एक का नाम एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एक का नाम एपिथीलियम ऑफ बोवेन कैप्सूल और एक का नाम बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। इसमें टिक कर लो, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। बोवेन कैप्सूल की जो इपिथीलियल सेल्स हैं, बोवेन कैप्सूल की जो इपिथीलियल सेल्स हैं उनका नाम क्या है? पोडोसाइट। एक क्वेश्चन। और पोडोसाइट अरेंज होती हैं किस मैनर में? इंट्रिकेट मैनर में। तो क्या बन जाता है? लीव सम माइन्यूट स्पेस, और इस माइन्यूट स्पेस का नाम क्या है? फिल्ट्रेशन स्लिट, या क्या नाम है? स्लिट पोर। ब्लड फिल्टर्ड फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन। तो जब ब्लड फिल्टर होगा तो देखो लिखा है ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट प्रोटीन। मतलब प्लाज्मा में प्रोटीन को छोड़ के सब पास हो जाता है, सब का सब पास हो जाता है किसमें? ल्यूमेन ऑफ बोवेन कैप्सूल। इसी नाते इस प्रोसेस का नाम क्या है? अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा का मतलब फाइन, फाइन काम होता है। तो फिल्ट्रेशन में 3 ही 4 क्वेश्चन है। पहला सवाल, फर्स्ट स्टेप कौन सा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। दूसरा सवाल, फिल्ट्रेशन के लिए कितना ब्लड आता है? 1100 से 1200 क्या ml पर मिनट। ये टोटल कार्डियक आउटपुट का कितना है? 1/5 है। फिल्ट्रेशन कौन कराता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। किसके थ्रू कराता है? 3 लेयर। कौन कौन सी? एंडोथीलियम, एपिथीलियम और बेसमेंट। ठीक है। फिर कह रहा है कि जो बोवेन कैप्सूल की एपिथीलियल सेल है उनका नाम पोडोसाइट है। और कैसे अरेंज करेंगे? इंट्रिकेट। क्या क्रिएट करेंगे? फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। और उसी के थ्रू क्या होगा? पास होगा। क्या क्या पास होगा?
ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट, बस एक्सेप्ट किसको? प्रोटीन। इसी नाते इसको कहते क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, जो भी अमाउंट बना है फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी, क्या लिखोगे? पर मिनट। इसको कहते क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। जीएफआर हेल्दी इंडिविजुअल का लगभग कितना होता है? 125 ml पर मिनट, या इसी को कहते क्या है? 180 लीटर पर डे। तो डाटा याद रखेंगे। ये एनसीईआरटी ने ये पैराग्राफ ही अलग दिया है और इसके बगल में 2 बार वेरी लिख करके इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। कई बार नीट में क्वेश्चन ऐसा सच यहां से आया है। तो पैराग्राफ छोटा है लेकिन जितने लिखी सब पूछी जा चुकी है। जैसे किडनी में पाई जाती है बिल्ट इन मैकेनिज्म, किडनी में पाई जाती है बिल्ट इन मैकेनिज्म, काहे के लिए? फॉर रेगुलेशन ऑफ क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए। पहला सवाल तो यही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने की मैकेनिज्म किडनी के पास अपनी है, एक क्वेश्चन। दूसरा, ऐसी ही एक मैकेनिज्म कौन करता है? तो लिखा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। तो दूसरा सवाल ये है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या करता है? तो कहोगे रेगुलेशन ऑफ फिल्ट्रेशन करता है। अब जेजीए है क्या? सब सवाल ही है। ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन है, एक क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? सेलुलर मॉडिफिकेशन। किसमें होता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और किसमें होता है? एफरेंट आर्टेरियोल। कहां? एट द लोकेशन ऑफ देयर कांटेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन सुनो। जेजीए क्या है? स्पेशल सेंसिटिव रीजन है। कौन बनाता है? सेलुलर मॉडिफिकेशन। किसमें हुआ? उल्टा ना करिएगा, पूछा गया सवाल है। एफरेंट आर्टेरियोल में हुआ है और डीसीटी में हुआ है। ठीक, अब काम देखो। जैसे ही गिर जाता है क्या, वैसे क्या एक्टिवेट हो जाता है? जेजी सेल। और क्या रिलीज करते हैं? स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, RENIN है, डबल एन नहीं है। डबल एन करोगे एंजाइम हो जाएगा। रेनिन, जो स्टिमुलेट करेगा किसको? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, और जिससे जीएफआर फिर से क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी हेडिंग आ गई। फिल्ट्रेशन के बाद दूसरी हेडिंग होती है रीएब्जॉर्प्शन। लिखा है, अगर हम कंपेयर करें किसके? वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट जो पर डे बनता है, कितना? 180 लीटर। लेकिन अगर हम यूरिन पर डे की बात करें तो लगभग 1.5 लीटर। इससे पता चल रहा है कि लगभग 99% फिल्ट्रेट क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। किसके द्वारा? रीनल ट्यूब्यूल। और इसी प्रोसेस का नाम क्या है? रीएब्जॉर्प्शन है। ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स, ध्यान से सुनिएगा, ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल लिखा है, मतलब ट्यूब्यूल की जो सेल हैं, चाहे वो पीसीटी की सेल हो, चाहे वो डीसीटी की सेल हो, और चाहे वो हेनले लूप की सेल हो। ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, अलग अलग सेगमेंट में परफॉर्म करेंगे क्या? ये काम या तो किसके द्वारा? एक्टिव, या तो किसके द्वारा? पैसिव। तो क्वेश्चन पूछेगा रीएब्जॉर्प्शन कैसा होता है, पैसिव की एक्टिव? तो कहोगे दोनों होता है, पैसिव भी होता है और एक्टिव भी होता है। अब ये एग्जाम्पल में दिया हुआ, जैसे देखो लिखा है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव होता है। जबकि अगर नाइट्रोजनस वेस्ट रीएब्जॉर्ब हो गए तो कैसे होंगे? पैसिव। कितना बढ़िया एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लिखा है, पहले तो आप ये समझो कि इतना सारा फिल्ट्रेट बनता है लेकिन इतनी कम यूरिन बनती है, इसका मतलब 99% फिल्ट्रेट क्या होता है? रीएब्जॉर्ब। फिर लिखा है कि या तो ये एक्टिव होगा या तो ये पैसिव होगा। ये भी लिखा है किसका एक्टिव होगा और किसका पैसिव। तो किसका एक्टिव? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और सोडियम का एक्टिव, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट का पैसिव। ये सिर्फ एक बात लिखी है, कुछ और चीजें भी जिनका पैसिव होता है। वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो भी कैसे होता है? पैसिव। लेकिन आगे लिख दिया है कहां
केवल इनिशियल सेगमेंट मतलब पीसीटी की बात कर रहा है। अभी हम डीसीटी में जाएंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इनिशियल सेगमेंट में कैसे होता है, पैसिव। बड़ा अच्छा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा। तीसरा पैराग्राफ है सिक्रीशन का। ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं वो सिक्रीट करती है सब्सटेंस, कौन, H प्लस K प्लस और क्या, अमोनिया। किसमें सिक्रीट करते हैं, फिल्ट्रेट। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किसमें, यूरिन फॉर्मेशन में। लेकिन इसका दूसरा रोल देखो क्या है, इसका दूसरा रोल है मेंटेन करना है क्या, आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड, एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन सा सिस्टम है जो आयनिक बैलेंस या एसिड बेस बैलेंस में भी इन्वॉल्व है। तो आंसर क्या देंगे, ध्यान से सुनो, आंसर न दीजिए ऐसे। रीएब्जॉर्प्शन भी ये काम करता है। रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों मिलके एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करते हैं। वो लिखा सिर्फ सिक्रीशन में है, अगर क्वेश्चन आएगा आयनिक बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस कौन मेंटेन करता है, तो जितना इंपॉर्टेंस हम सिक्रीशन का देंगे उतना ही इंपॉर्टेंस किसका देंगे, रीएब्जॉर्प्शन का देंगे। पेपर उठा के देख लीजिए, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी किसके द्वारा लाइन होती है, तो भी रटना है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। फायदा क्या होता है, बढ़ जाती है क्या, सरफेस एरिया, किसके लिए, रीएब्जॉर्प्शन। लगभग सभी, देखो क्या लिखा, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट, सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट मतलब ग्लूकोज और अमीनो एसिड का 100%, लेकिन 70 to 80% ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। क्वेश्चन पूछेगा पीसीटी पर किसका कितना परसेंट एब्जॉर्ब होता है, तो कहोगे एसेंशियल न्यूट्रिएंट का 100%, जबकि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का 70 to 80%। पीसीटी मदद करता है क्या, मेंटेन पीएच, पीएच कहो चाहे एसिड बेस बैलेंस भी कह सकते हो, एंड क्या, आयन। तो एसिड बेस बैलेंस एंड आयनिक बैलेंस में पीसीटी का रोल है। पहली बात कैसे, तो कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम सिलेक्टिव सिक्रीशन करेंगे किसका, H प्लस का और अमोनिया। K प्लस हटा दिए, अब बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिए। पुरानी वाली एनसीईआरटी में यहाँ K प्लस लिखा था, नई वाली एनसीईआरटी में ये हटा दिए हैं। और साथ में क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे किसका, बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम द फिल्ट्रेट। तो ध्यान से सुने, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पीसीटी पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं, कहोगे हाँ, कैसे, तो कहोगे ये सिक्रीशन करता है किसका, H प्लस का और अमोनिया का इनटू फिल्ट्रेट, जबकि फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं क्या, बाइकार्बोनेट आयन। हो सकता आने वाले वक्त फिर सही कर ले, कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या देते। डायग्राम देखो, ये देखो H प्लस दिया है, यहाँ K प्लस का केवल एब्जॉर्प्शन दिया है, जबकि हकीकत में क्या है, K प्लस का सिक्रीशन भी होता है। अगर हम हेनले लूप की बात करें तो सबसे बड़ा पैराग्राफ तो हेनले लूप ही का दिया है। हेनले लूप से खूब सवाल भी एग्जाम में आ रहे हैं। पहला सवाल, कौन सा पोर्शन है जहां मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो हेनले लूप। और हेनले लूप में कहा, फिर से सुनते हैं, मिनिमम कहां होता है, हेनले लूप, कोई दिक्कत नहीं। हेनले लूप में कहां होता है, तब कहोगे असेंडिंग लिम्ब, जबकि दिस रीजन प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन, फिर वही क्या, मेंटेन करेगा किसको, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी इसके बाद वाली हेडिंग में समझ में आ जाएगा। जो डिसेंडिंग लिम्ब एज सच एग्जाम में आया है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज परमिएबल टू वाटर लेकिन इनपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा वैसे वैसे इससे वाटर निकलता जाएगा और वैसे वैसे फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता जाएगा। पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है डिसेंडिंग लिम्ब में परमिएबल है वाटर, इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट। दिस कंसंट्रेट क्या करेगा,
कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज फिल्ट्रेट मूव डाउन। जबकि असेंडिंग लिम्ब इसका उल्टा है, ये इम्परमिएबल है किसका, वाटर, लेकिन परमिएबल किसका है, इलेक्ट्रोलाइट, या तो एक्टिव और या तो पैसिव। इसका मतलब है कि जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा, जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा तो इससे इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएंगे तो ये फिर से क्या होगा, डाइल्यूट। लिखा हुआ है एज कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पासेज अपवर्ड इट गेट्स क्या, डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ टू द मेडुलरी फ्लूइड। तो जितना लिखा है सब पूछा जा चुका है, ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। DCT टिक कर लो, ये शब्द काम का है। ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशन का मतलब विशेष परिस्थिति में रीएब्जॉर्ब करेंगे, किसका, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन सोडियम का और किसका, वाटर, टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। DCT आल्सो कैपेबल ऑफ क्या, रीएब्जॉर्प्शन, किसका, बाइकार्बोनेट का, साथ में सेलेक्टिव सिक्रीशन करेगा किसका, हाइड्रोजन का, पोटेशियम का। अब देखो तीनों लिखे हैं, H+ K+ और अमोनिया तीनों लिखा है, और उससे फायदा क्या होगा, पीएच और सोडियम देखिए होता क्या है, या तो आयनिक बैलेंस लिखते उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन स्पेशली लिखा है सोडियम पोटेशियम बैलेंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम पोटेशियम बैलेंस कौन मेंटेन करता है, तो चूज करना पड़ेगा, तो DCT लगाएंगे। और कैसे करता है, कैसे करता है सोडियम पोटेशियम बैलेंस, तो सोडियम पोटेशियम बैलेंस में एब्जॉर्प्शन करेगा किसका, सोडियम का एब्जॉर्प्शन करेगा, बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन करेगा, पोटेशियम का सिक्रीशन। इधर देख लो ना, ये DCT है, तो DCT पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और DCT पर सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन देखो किसका हो रहा है, सोडियम का और SCO3- का, और सिक्रीशन किसका हो रहा है, तीन चीजों का, H+ का, K+ का और अमोनिया का। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा सोडियम पोटेशियम बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, तो सिर्फ सोडियम पोटेशियम की बात कह रहा है ना, तो एब्जॉर्प्शन करेंगे सोडियम का और सिक्रीशन करेंगे किसका, हाँ पूरी बात अगर कहेगा पीएच एंड, तो जब पीएच एंड कहेगा तो आप पूरी बात बताओगे। डायग्राम जरा हाँ देख लो, ये देखो किडनी का कार्टेक्स है, नीचे क्या है, मेडुला है। पीसीटी पर देखो एब्जॉर्ब हुआ, बाइकार्बोनेट सोडियम के नाम पर NaCl एब्जॉर्ब हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए, पोटेशियम एब्जॉर्प्शन में लिखा हुआ है, जबकि हकीकत क्या है, और ये जो इधर को एरो है सिक्रीशन है, तो देखो H+ सिक्रीट किया और अमोनिया सिक्रीट किया। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का। एसेंडिंग लिम्ब की अगर हम बात करें, अगर हम एसेंडिंग लिम्ब की बात करें, तो जो थिन सेगमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थिन सेगमेंट है, वहां NaCl एब्जॉर्ब होता है पैसिव, जबकि जो थिक सेगमेंट है वहां NaCl एब्जॉर्ब होता है एक्टिव। फिर DCT पर पहुंचेंगे, यहाँ देखो ये सोडियम एब्जॉर्ब हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हुआ, सिक्रीशन किसका, K+ का और H+ का, एक और सिक्रीशन होता है किसका, अमोनिया का, ठीक है। फिर आएगा कलेक्टिंग डक्ट। जरा आराम से बताएं, एक क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पर, हेनले लूप की जो एसेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए इम्परमेबल है, वाटर, और किसके लिए परमेबल, इलेक्ट्रोलाइट। एक्टिव की पैसिव, दोनों। तो कहां पैसिव कहां एक्टिव, थिन सेगमेंट में पैसिव, थिन सेगमेंट में पैसिव और थिक सेगमेंट में एक्टिव। फिर कलेक्टिंग डक्ट आ गया। अगर हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो कह रहा है कलेक्टिंग डक्ट एक लंबी सी डक्ट है जो कहां से कहां तक फैली है, कार्टेक्स से लेकर के कहां तक गई है, इनर पार्ट ऑफ मेडुला। तो कार्टेक्स से मेडुला कौन फैली है, तो कलेक्टिंग डक्ट। लार्ज अमाउंट ऑफ क्या एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस, और उससे फायदा क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन। दिस सेगमेंट आल्सो अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। देखो निकल आई यूरिया, तो यूरिया निकल के गिरेगी कहां, मेडुला में। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू
मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और वही फायदा क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी। इसका भी रोल है मेंटेनेंस ऑफ पीएच और क्या, आयनिक बैलेंस। बस कैसे, यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं लिखा है, सिर्फ सिक्रीशन लिखा है, क्या, H प्लस K प्लस। जरा आराम से बताएंगे। पीसीटी हो चाहे डीसीटी हो और चाहे कलेक्टिंग डक्ट हो, तीनों में लिखा है मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड बैलेंस। लेकिन पीसीटी में जब करता है तो वहां एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों है, डीसीटी में भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ सिक्रीशन, वो भी किसका, H प्लस का और K प्लस का, किसका नहीं है, किसका नहीं है, अमोनिया का। ध्यान से सुनिएगा, अमोनिया का सिक्रीशन कहां कहां हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है, जैसे लिखा ऐसे पूछेगा, पूरे नजर पर डालो परिदृश्य पर, तो देखो अमोनिया का सिक्रीशन कहां 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 हो रहा है। तो पीसीटी पर हो रहा है, डीसीटी पर हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट पर नहीं हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, चाहे कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कहो चाहे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कहो, मैमल के पास ये योग्यता है। आज पता चला क्या, कि ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन, किसकी मदद से, हेनले लूप की मदद से, और वासा रेक्टा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का फ्लो जब दो लिम्ब में कराते हैं किसके, हेनले लूप, तो क्या होता है, अपोजिट। भाई एक में नीचे जाएगा, एक में ऊपर जाएगा। इसी तरीके से तो हम इसको क्या कहेंगे, काउंटर करंट। इसी तरीके से फ्लो ऑफ ब्लड कराओ किसमें, टू लिम्ब, किसकी, वासा रेक्टा, ये भी तो अपोजिट होगा। तो जब ये भी अपोजिट होगा तो अपोजिट होने के नाते इसको भी क्या कहोगे, काउंटर करंट कहोगे। इसी नाते इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। निकटता मतलब प्रॉक्सिमिटी, किसके बीच, हेनले और किसके बीच, वासा रेक्टा, साथ में क्या चलती है, काउंटर करंट इन। तो ये हेल्प, अब आप समझना है आपको, ये मदद करती है। हेनले लूप और वासा रेक्टा काफी करीब पाए जाते हैं, साथ में इनमें काउंटर करंट भी चल रहा है, इसी नाते ये हेल्प करते हैं। इसमें अंडरलाइन कर लो, मेंटेनिंग क्या, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी, किधर की तरफ, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और कितनी देखा है, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ती हुई, तो कितनी, जरा देखो, पहले होती है 300 ml ऑस्मॉल पर लीटर, कहाँ, कार्टेक्स में, और बढ़ते 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 कितनी हो जाती है, 1200 ml ऑस्मॉल पर लीटर, कहाँ, इनर मेडुला। ध्यान से सुनिएगा, कार्टेक्स से मेडुला तक ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर रही है। इस इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी का कारण क्या है, तो आंसर हम लोग देंगे क्या, हेनले लूप और वासा रेक्टा की प्रॉक्सिमिटी, और उसमें क्या, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब क्या करते हैं वो समझो, तो यहां से टिक करेंगे। लिखा है ये जो मेडुलरी ग्रेडियंट है ये कौन बनाता है, तो कहोगे दो केमिकल, एक का नाम NaCl और एक का नाम यूरिया। इसमें NaCl कहां से कहां आता है, लिखा है NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, जो कि एक्सचेंज किससे कर जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। डायग्राम देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखो NaCl कहां से निकला बेटा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से निकल के गिर गया ये कहां, मेडुला में, और मेडुला में गिरने के बाद देखो एक्सचेंज किससे हो गया, ये NaCl किसके अंदर चल गया। क्रम नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, NaCl कहां 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 जा रहा है, तो आराम से बताएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से मेडुला, मेडुला से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, फिर कहां आएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और वापस फिर से कहां पहुंच जाएगा, मेडुला में। फिर से सुनेंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से मेडुला, मेडुला से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और वहां से असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और फिर वापस कहां, मेडुला। दूसरा देखो, यूरिया कहां से चली,
यूरिया चली कलेक्टिंग डक्ट से और कहाँ गिरी, मेडुला में, और उसके बाद चली गई कहाँ, थिन सेगमेंट में। कहाँ गई, थिन सेगमेंट, और फिर घूम के यहाँ आ गई और फिर से मेडुला। तो यूरिया कहाँ से कहाँ चली, कलेक्टिंग डक्ट से मेडुला, और मेडुला से थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, फिर से कलेक्टिंग डक्ट पहुंच गए। बस यही दो चक्र आपको याद रखने हैं। NaCl कहाँ 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 गया और यूरिया कहाँ 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 गई, आराम से बताएं। काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो स्ट्रक्चर कौन से हैं, हेनले लूप और वासर, और दो केमिकल कौन से हैं, NaCl। NaCl कहाँ कहाँ गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से मेडुला से, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से मेडुला। और यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से मेडुला और मेडुला से थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब से कलेक्टिंग डक्ट। कह रहा है NaCl वापस आ जाता है किसमें, इंटरस्टिशियम में, कहां से, असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। इसी तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या आती है, यूरिया, कहां जाती है, थिन सेगमेंट, किसके, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, जो वापस आ जाती है किसमें, इंटरस्टिशियम में, किसके द्वारा, कलेक्टिंग डक्ट। कह रहा ऊपर जो डिस्क्राइब करे हो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, उस वो स्पेशल अरेंजमेंट है किसका, हेनले लूप और वासा रेक्टा। अब बोला इस मैकेनिज्म का नाम काउंटर करंट में, और काउंटर करंट मैकेनिज्म असली में क्या कर रही, तो फिर वही लिखा है, मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ऐसा इंटरस्टिशियल जो ग्रेडियंट है उससे फाइनली क्या होगा, इजी पैसेज होगा किसका, वाटर का, कहां से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब देखिए पहली बार कलेक्टिंग ट्यूब्यूल शब्द लिखा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहो चाहे कलेक्टिंग डक्ट, वैसे ट्यूब्यूल पतली होती है, डक्ट थोड़ा मोटी होती है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जिससे होगा क्या, कंसंट्रेट कर जाएगा फिल्ट्रेट, या क्या कंसंट्रेट कर जाएगी, यूरिन। ह्यूमन किडनी लगभग यूरिन को बनाएगी कितने गुना, 4 गुना कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। ये देखो, तो पूरी कहानी का सार समझ लो, ज्यादा यहाँ कंफ्यूजन ना पैदा करिएगा। पूरी कहानी का मेन पर्पज ये है कि किसी भी तरीके से मेडुला इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन हाई किया जाए। हाई करने के लिए दो स्ट्रक्चर हैं, दो केमिकल हैं। स्ट्रक्चर कौन से, हेनले लूप और वासा रेक्टा, और स्ट्रक्चर कौन से हैं, NaCl और यूरिया। इसमें से NaCl कहां से कहां गया, यूरिया कहां से कहां गई, ये याद रखिएगा। अंततः मेडुला में इंटरस्टिशियम जो है उसकी ग्रेडियंट हाई हो जाएगा तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगी कितने गुना, 4 गुना। चलो डन। दो अच्छे सवाल इस चैप्टर से आ रहे हैं। कह रहा फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ये भी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। फंक्शनिंग ऑफ किडनी इफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाई, किसके द्वारा, तो कहोगे हार्मोनल फीड बैक मैकेनिज्म, जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक का नाम हाइपोथैलेमस, एक का नाम JGA और एक का नाम हार्ट। जो आस्मो रिसेप्टर हैं किसमें, बॉडी में, वो एक्टिवेट होते हैं किसके द्वारा, चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, चेंज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, या चेंज इन, 3 क्वेश्चन तो ये हो गए कि जो आस्मो रिसेप्टर हैं वो किस किस चेंज से चेंज हो जाते हैं, तो कहोगे ब्लड वॉल्यूम चेंज करो, या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज करो, या आयनिक कंसंट्रेशन चेंज करो। कैसे देखो, अगर हम एक्सेस लॉस कर दें किसका, तो बॉडी से, तो क्या एक्टिवेट हो जाएंगे, यही आस्मो रिसेप्टर, और वो किसको स्टिमुलेट कर देंगे, हाइपोथैलेमस। वहां से क्या निकलेगा,
एडीएच याद है, वैसे तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस। या क्या निकला, वैसोप्रेसिन, और निकला कहां से, निकलवाया किसने, हाइपोथैलेमस ने। एडीएच निकल के तुरंत क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कराएगा, कहां से, लेटर पार्ट, लेटर पार्ट का मतलब डीसीटी, जिससे क्या रुक जाएगी, डाईयूरेसिस। ठीक है, अब जब यूरिन, देखिए ध्यान से, यूरिन में वाटर ज्यादा जाता है उसको डाईयूरेसिस कहते हैं। अगर शरीर में पानी की कमी है तो जो वाटर यूरिन में जा रहा है उसको रोक लीजिए, तो उसको रोक लेंगे तो क्या रुक जाएगा, डायूरेसिस रुक जाएगी। लेकिन अगर बढ़ जाए क्या, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, तो फिर तुरंत क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएंगे, क्या, ऑस्मो रिसेप्टर, तो तुरंत घट जाएगा क्या, एडीएच का रिलीज। और जब एडीएच का रिलीज घट जाएगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो वाटर यूरिन में पास हो जाएगा और फीडबैक पूरी हो जाएगी। लेकिन एडीएच एक काम और करेगा, एडीएच आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट, कहां, ब्लड वेसल, जिससे क्या बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर, एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा देंगे क्या, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, और जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, जीएफआर। तो ध्यान से सुने, जो एडीएच है वो किडनी के फंक्शन को दो तरीके से रेगुलेट करता है। एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन करा के या ना करा के, अगर वाटर लॉस हो गया तो एडीएच निकल के वाटर एब्जॉर्ब करा देगा, एडीएच ज्यादा होगा तो एडीएच कम निकलेगा, वाटर यूरिन में पास होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि एडीएच वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, उससे क्या बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा, तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो जीएफआर भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वही पैराग्राफ जो पीछे पढ़े थे उसी का फिर से रिवीजन है यहाँ पर, जो अभी जेजीए वाला पढ़ के आए थे कि जेजीए क्या है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रोल है। फिर वही कहानी रिपीट है, अगर गिर जाए क्या, वहां जीएफआर लिखा था या फुल फॉर्म लिखा, इतना अंतर है, फॉल इन जीएफआर या ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या क्या, जीएफआर। कम हो जाए ब्लड फ्लो या कम हो जाए ब्लड प्रेशर या कम हो जाए जीएफआर, तो तुरंत क्या होगा, एक्टिवेट कर जाएंगे कौन, वहां भी यही लिखा था, यहाँ ये लिखा क्या, रेनिन निकलेगा। हाँ, उसके आगे क्या करेगा ये वहां नहीं लिखा था, वहां लिखा था कि रेनिन निकल के अपना काम करेगा। क्या करेगा वो यहाँ देखो, क्या, ये तुरंत एंजियोटेंसिनोजेन जो कहाँ है, ब्लड में, उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, फिर किसमें कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड। जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वही काम करेगा, क्या, ये पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये क्या करेगा, अब अगर ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो बढ़ नहीं जाएगा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, और अगर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो तुरंत जीएफआर बढ़ जाए। लेकिन एंजियोटेंसिन एक काम और करेगा, ये एक्टिवेट करेगा एडेनल कार्टेक्स को कि क्या निकालो, एल्डोस्टेरान, और एल्डोस्टेरान क्या करा देगा, रीएब्जॉर्प्शन किसका, सोडियम का, और किसका, वाटर। ध्यान से सुने, लिखा दोनों है, एल्डोस्टेरान काजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, लेकिन असली में ये किसका करा रहा है, सोडियम का। कहां से, डीसीटी से, जिससे क्या बढ़ जाएगा, तो भाई देखिए अगर सोडियम और वाटर ब्लड में पहुंचेगा तो ब्लड का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, अंततः जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, जीएफआर। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को कहते क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक सवाल आने की संभावना या तो यहां से आएगा या तो यहां से आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं बढ़ जाए क्या, ब्लड फ्लो, कहा, एट्रिया ऑफ हार्ट, हार्ट के एट्रिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाए तो क्या होगा, तो निकलेगा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये तुरंत क्या करेगा, इसका मतलब डायलेशन कर देगा, जिससे घट जाएगा क्या, ब्लड प्रेशर। एएनएफ मैकेनिज्म तुरंत रोक देगा किसको, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो ध्यान सुनिएगा,
एएनएफ और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक दूसरे के अपोजिट हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म चाहती है कि हम ब्लड प्रेशर बढ़ाएं, जबकि ये चाहती है हम ब्लड प्रेशर घटाएं। मिक्चुरेशन, यूरिन बनाई गई किसके द्वारा? नेफ्रॉन। ये अल्टीमेटली कहां पहुंचेगी? कहां पहुंचेगी? यूरिनरी ब्लैडर। क्यों पहुंचेगी? स्टोर करेंगे। कब तक स्टोर करेंगे? जब तक वॉलेंट्री सिग्नल कहां से ना आ जाए। याद रखिएगा, यूरिन कब तक स्टोर रहेगी? जब तक वॉलेंट्री सिग्नल ना आ जाए। कहां से? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ये जो सिग्नल है इसको कौन इनिशिएट करेगा? तो कहोगे जैसे जैसे यूरिन आएगी वैसे क्या होगा? स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज ब्लैडर फिल विद यूरिन। इसके रिस्पांस में क्या एक्टिवेट हो जाएंगे? स्ट्रेच रिसेप्टर, वो तुरंत सेंड कर देंगे क्या? सिग्नल। किसको? और सीएनएस से फिर क्या आ जाएगा? वॉलेंट्री सिग्नल आएगा, तो लिखा है सीएनएस तुरंत मोटर मैसेज। तो चाहे मोटर मैसेज कहो चाहे ये कहो, बात एक ही है। जैसे सुने, जैसे जैसे यूरिन कलेक्ट होगी वैसे वैसे स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लैडर होगा, वैसे वैसे स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, वैसे सिग्नल जाएगा किसको? सीएनएस। और सीएनएस से मोटर मैसेज या वॉलेंट्री सिग्नल आएगा। किसको आएगा जरा देखो, इधर देखिएगा। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये है ब्लैडर, और ये है ब्लैडर की मसल। तो यहां से जो सिग्नल आएगा, यहां से जो सिग्नल आएगा वो दो लोगों को आएगा। देखो किसको किसको आया है। ये तुरंत कहेंगे शुरू कर दो क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, और साथ में रिलैक्सेशन शुरू कर दो। किसका? यहां पाया जाता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो फिर से सुने, यहां से जो मैसेज आया है वो दो लोगों को आया है। स्मूथ मसल को आया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, लेकिन स्फिंक्टर से आया कि आप रिलैक्स करिए। तो साथ ही में होगा कॉन्ट्रैक्शन किसका? मसल का। रिलैक्सेशन किसका? स्फिंक्टर का। तो होगा क्या? रिलीज हो जाएगी क्या? यूरिन। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन को ही कहते क्या हो? मिक्चुरेशन। और इसकी क्या है? न्यूरल मैकेनिज्म है, जिसको कहते क्या है? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। किसी एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो ऑन एन एवरेज लगभग कितनी? 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे। यूरिन जो बनती वो कैसी होती है? लाइट येलो कलर। और कैसी होती है? वाटरी। कैसी होती है? स्लाइटली एसिडिक। पीएच कितना? 6.0 होता है, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है। ऑन एन एवरेज लगभग 25 to 30 ग्राम क्या? यूरिया एक्सक्रीट आउट होती है क्या? पर डे। बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो प्रभावित करती हैं किसको? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। अगर हम एनालिसिस कर ले किसकी? यूरिन की, तो हम किसमें यूज कर सकते हैं? क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे, और साथ में ये भी पता कर सकते हैं मैल। ये अच्छा सवाल लिखा है। यूरिन की आप एनालिसिस कर लो तो आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस और किडनी के मैल फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा। क्या देखो, अगर ग्लूकोज यूरिन में है मतलब ग्लाइकोसूरिया, और कीटोन बॉडी यूरिन में है मतलब कीटोन यूरिया, तो ये एक बीमारी को इंडिकेट करते हैं जिसका नाम डायबिटिक मेलिटस। एक्सक्रीशन में मेन आर्गन तो किडनी है, इसमें कोई शक नहीं है। कह रहा किडनी के अलावा क्या कोई और भी आर्गन? कहोगे हाँ, अदर देन किडनी लंग्स, लिवर और स्किन भी हेल्प करते हैं क्या? एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। जैसे पहली बात लंग्स के बारे में लिखी है, हम लोगों के लंग्स रिमूव करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। कितनी? 200 ml पर मिनट। साथ में थोड़ा बहुत क्या चला जाता है? वाटर। इसका मतलब CO2 क्या है? वास्तव में CO2 है मेटाबॉलिक वेस्ट, और मेटाबॉलिक वेस्ट के एलिमिनेशन को ही तो एक्सक्रीशन कहते हैं।
तो चूंकि CO2 निकल रही, इसी नाते ये एक्सक्रीशन है। लिवर की बात करें तो लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, रटा हुआ है। यहां से क्या निकलता है, बाइल। होता क्या है, बिलीरुबिन और क्या, बिलीवर्डिन और क्या, कोलेस्ट्रॉल और क्या, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन और क्या, विटामिन और क्या, ड्रग। ये सब के सब सब्सटेंस अल्टीमेटली कहां पास आउट हो जाएंगे, एलॉन्ग विद द, क्योंकि होगा क्या, जब लिवर अपना बाइल एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज करेगा तो ये सब जितने मटेरियल हैं ये भी तो एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज हो जाएंगे, और जब फीकल मैटर पास होगा तो उसी के साथ क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर हम स्वेट ग्लैंड की बात करें, स्किन की बात करें, स्किन में स्वेट ग्लैंड पाई जाती है और सीबेसियस, ये भी एलिमिनेट करते हैं सर्टेन सब्सटेंस। जैसे जो स्वेट होता है वो कहां से बनता है, स्वेट ग्लैंड से बनता है। कैसा होता है, वाटरी होता है। क्या पाया जाता है, NaCl और स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या, यूरिया और क्या, लैक्टिक एसिड। बस याद रखिएगा इसमें क्या नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता है, इसमें यूरिक एसिड कभी नहीं होता है। ये अलग बात है कि स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट, मतलब बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, लेकिन ये मदद कर रहा है क्या, रिमूवल ऑफ वेस्ट। कौन से वेस्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। इसी तरीके से सीबेसियस ग्लैंड भी एलिमिनेट करता है कुछ सब्सटेंस, जैसे 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 वैक्स थ्रू द सीबम। इसके सिक्रीशन को क्या कहते हैं, सीबम। फिर लिखा हुआ है सिक्रीशन, जो सीबम है ये क्या बनाता है, प्रोटेक्टिव आयली कवरिंग फॉर द स्किन। क्या आप जानते को तो नहीं जानते हैं क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ, इसको न जानिएगा, याद न रखिएगा ज्यादा, इस कभी भी सिलेवरी ग्लैंड को स्किटरी आर्गन न मान लीजिएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। सलाइवा से थोड़ा निकलता है लेकिन सिलेवरी ग्लैंड स्किटरी आर्गन नहीं है। आखिरी हेडिंग, डिसऑर्डर ऑफ स्किटरी सिस्टम। ध्यान से सुने, मेल का मतलब होता है खराब और फंक्शनिंग का मतलब फंक्शनिंग। किडनी की फंक्शनिंग क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर किडनी जो काम करती वो करेगी नहीं, तो एक्यूमुलेशन होगा क्या, यूरिया का, और कंडीशन का नाम यूरेमिया। ये बहुत नुकसानदायक है, इससे क्या हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। ऐसे पेशेंट में यूरिया को फिर रिमूव करना पड़ेगा, किस प्रोसेस से, तो कहोगे हीमोडायलिसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस ब्लड ड्रेन करेंगे, ब्लड लेंगे पेशेंट्स कहां से, तो याद रखिएगा बेटा आर्टरी से लेंगे, और इसको पंप करेंगे किसमें, डायलाइजिंग यूनिट, जिसको कहते क्या है, आर्टिफिशियल किडनी। फिर ब्लड ड्रेन करेंगे कहां से, आर्टरी से, पंप करेंगे किसमें, डायलाइजिंग यूनिट में। लेकिन लिखा है उससे पहले, पंप करने से पहले ही, आफ्टर एडिंग क्या, एंटीकोआगुलेंट। ध्यान सुनिएगा, पंप करने से पहले, वरना मशीन से ब्लड, बॉडी से ब्लड ले लिए और एंटीकोआगुलेंट नहीं मिलाए तो सारा ब्लड क्या कर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, आर्टरी से लेंगे, मशीन में डालेंगे, उससे पहले क्या मिला देंगे, एंटीकोआगुलेंट। कौन सा, हेपेरिन। क्यों, हेपेरिन ब्लड क्लॉटिंग को रोक लेगा। उस मशीन की यूनिट में अगर बात करें तो उसके अंदर होता है क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब, जो किसके द्वारा घिरा रहता है, फ्लूइड, जिसको कहते क्या हो, डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसमें पाया जाता है सेम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। बस क्या नहीं होता है, मतलब ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, या ब्लड के प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, और इसमें नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते हैं। इस सेलोफेन मेम्ब्रेन की खास बात है कि ये पोरस होती है, और यही अलाउ करती है क्या, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के प्लाज्मा में ज्यादा होंगे, और बाहर तो है नहीं, तो अंदर कंसंट्रेशन हाई है, बाहर कंसंट्रेशन लो है, तो हाई से लो अपने आप जाएंगे। अपने आप जब जाएंगे तो देखो लिखा है
क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट है किसमें, इसी नाते ये सब्सटेंस फ्रीली मूव होंगे और फिर क्लियर हो जाएगा क्या, ब्लड। लेकिन क्लियर ब्लड को वापस पंप करेंगे किसमें, बॉडी में। लेकिन अब क्या जोड़ना पड़ेगा, अब ऐड करेंगे किसको, याद रखिएगा पहले क्या मिलाया था और अभी क्या मिलाया, और पहले लिया कहां से था, आर्टरी से, अब डालेंगे किसमें, वेन में। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर के पेशेंट में ये काम आता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन दूसरी परिस्थिति है, ये अल्टीमेट मेथड है क्या, करेक्शन ऑफ रीनल फेल्योर या किडनी फेल्योर। अके केस में कौन सी किडनी, फंक्शनिंग किडनी, और उसको ट्रांसप्लांट करेंगे किसी एक डोनर से लेकर के, स्पेशली कौन सा, क्लोज रिलेटिव। क्यों, मिनिमाइज क्या, चांस ऑफ रिजेक्शन। आजकल अच्छे प्रोसीजर हैं, इसी नाते इसका सक्सेस रेट क्या कर गया है, बढ़ गया है। रीनल कैलकुलाई रट ले, ये स्टोन होते हैं या इनसॉल्युबल मास होते हैं किसके, क्रिस्टलाइज साल्ट, कौन सा, ऑक्सिलेट, फॉर्म्ड विद इन द किडनी। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, ये इन्फ्लामेशन है किसका, ग्लोमेरुलाई ऑफ द क्या, किडनी। ठीक है, कल मिलेंगे सुबह 8 बजे कि 7:30 बजे आ जाओगे।